गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडूशाला में आपका स्वागत है। हम लोग समसामयिक घटना चक्र से करेंट अफेयर का डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य कंप्लीट किया जा चुका है। अब हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसका हेंसन क्रेटर। तो सितंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नामकरण किया है, जिसका नाम हेंसन क्रेटर रखा गया है। तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित क्रेटर का नाम है। इसमें यह देख लीजिए कि हेंसन उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, आगे अब देखते हैं। GSLV F10 EOS-03 मिशन असफल हो गया। तो ये अगस्त 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ये मिशन असफल हो गया। ठीक है, त्रिचरणीय GSLV F10 के प्रक्षेपण के उपरांत इसके प्रथम और द्वितीय चरणों का प्रदर्शन समान रहा, लेकिन तकनीकी अवरोध के कारण इसका तृतीय क्रायोजेनिक चरण जो है प्रज्वलित नहीं हो पाया, इसलिए यह सफल हो गया। ठीक है, इस मिशन के तहत GSLV F10 के माध्यम से भू अवलोकन उपग्रह EOS-03 को भूतुल्यकालिक अंतरिक्ष अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया जाना था। ठीक है, EOS-03 क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जल निकायों, फसलों, वनावरण परिवर्तनों इत्यादि की निगरानी में सक्षम उपग्रह ये था। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसरो का साउंडिंग रॉकेट। तो मार्च 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसके द्वारा साउंड रॉकेट लॉन्च किया गया। इसका नाम था RH-560 MK2 से लॉन्च किया गया है और इस रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। वर्तमान में भारत द्वारा संचालित 3 साउंडिंग रॉकेट हैं। ये कौन कौन है? RH-200, RH-300, RH-560, ये 3 हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब PSLV C-51 अमेजोनिया 1 मिशन है। देख लीजिए क्या है। तो फरवरी 2021 को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से PSLV C-51 के माध्यम से कुल 19 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। ठीक है, और वर्ष 2021 का यह पहला अंतरिक्ष अभियान था, ये इसरो का 2021 का। ठीक है, और PSLV का यह 53वां मिशन था। अब आगे देखते हैं। अमेजोनिया में देख लीजिए कि एक ब्राजील का इसमें उपग्रह था, उसके साथ 18 सहयात्री उपग्रहों में से 5 जो उपग्रह थे वो भारत के थे और 13 उपग्रह संयुक्त राज्य अमेरिका का था। तो जो भारत के उपग्रह थे ये था सतीश धवन सैट, यूनिटी सैट, ये 2 भागों में था, और तीसरा है सिंधु नेत्र। ठीक है, भारत के जो 5 उपग्रह थे उसमें से एक है सतीश धवन सैट और दूसरा था यूनिटी सेट। इसमें 3 उपग्रह शामिल थे, तो ये 4 हो गए, और एक सिंधु नेत्र था। ठीक है, तो 5 हो गए। अब आगे देखते हैं स्पेस हरिकेन। ये क्या है? ये अंतरिक्षीय तूफान। फरवरी 2021 को नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चीन के वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर पहली बार एक स्पेस हरिकेन या अंतरिक्षीय तूफान का पता लगाया है। ठीक है, अभी तक ये स्पेस हरिकेन जो था केवल सैद्धांतिक परिघटना माना जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते। यह स्पेस हरिकेन वामावर्त दिशा में 4700 मील प्रति घंटे की गति से घूर्णन कर रहा था। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार यह स्पेस हरिकेन लगभग 600 मील क्षेत्र में विस्तृत था और लगभग 8 घंटे तक आवेशित इलेक्ट्रॉनों की बारिश होती रही। अब आगे देखिए मिशन PSLV C-50 CMS-01। तो दिसंबर 2020 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के श्रीहरिकोटा से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 52वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ठीक है, CMS क्या है? 01 भारत का 42वां ये संचार उपग्रह है। ठीक है, यह उपग्रह आवृत्ति स्पेक्ट्रम के विस्तारित C बैंड में सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं PSLV C-49 EOS-01 मिशन। तो नवंबर 2020 को भारत के PSLV की 51वीं उड़ान थी 51, और इसमें EOS-01 को प्रक्षेपित किया गया। और इसमें देखा जाए तो EOS के अतिरिक्त 9 विदेशी ग्रह, मतलब कुल 10 ग्रह उपग्रह को उनकी कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया।
ये EOS-01 क्या है? एक भू अवलोकन उपग्रह है जिसका उपयोग मुख्यतः कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, इसका वजन 630 किलोग्राम है और यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। ठीक है, रिसेट है। अब चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष विभाग एवं मेसर्स अग्निकुल के मध्य समझौता हुआ है दिसंबर 2020 को। भारत के अंतरिक्ष विभाग और मेसर्स अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। यह कंपनी अपने प्रमोचन यान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसरो केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं एवं तकनीकी विशेषताओं का उपयोग करने में सक्षम होगी। ठीक है, इन स्पेस के बाद देखा जाए, इन स्पेस की स्थापना के बाद यह अपनी तरह का यह पहला समझौता है जिस पर अंतरिक्ष विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसरो का मिशन शुक्रयान। ठीक है, तो नवंबर 2020 में स्वीडन ने भारत के शुक्रयान 1 मिशन से जुड़ने का निर्णय लिया है और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना है। ठीक है, और शुक्र ग्रह हेतु अन्य देशों के प्रमुख मिशन देखना है तो देख लीजिए कि यूएसए का मरीरन 2 है, स्विस संघ का वेनेरा उपग्रहों की श्रृंखला है, यूएसए का मैगलेन है, ये सभी शुक्र मिशन है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस है और जापान का अकात्सुकी है। और पूर्व सोवियत संघ जो था, शुक्र ग्रह पर किसी अंतरिक्ष यान को लैंड करने वाला सफल रहने वाला एकमात्र देश है। कौन? पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कल्पना चावला के नाम पर कार्गो अंतरिक्ष यान। तो अक्टूबर 2020 को अमेरिकी एरोस्पेस एवं रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थरोप गुमान कॉरपोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु कंपनी के 14वें पुनः आपूर्ति मिशन को अमेरिका के वर्जीनिया स्थित वाल्पस द्वीप से प्रक्षेपित किया है और इसी NG-14 का नाम कल्पना चावला के नाम पे रखा गया है। ये तो आपको पता ही होगा कि कल्पना चावला नासा की भारतीय मूल की भूतपूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं, तो NG-14 का नाम कल्पना चावला के नाम पे रखा गया है, कार्गो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 देखते हैं। तो CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा करी गई है सितंबर 2021 में। इसमें जैव सारे देख लेते हैं किस क्षेत्र में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो जैव विज्ञान के में डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को मिला है। रसायन विज्ञान का डॉक्टर कनिष्का विश्वास और डॉक्टर T गोविंद राजी को मिला है। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर एवं ग्रहीय विज्ञान का डॉक्टर विनय कुमार साइकिया को मिला है। इंजीनियरिंग विज्ञान का पुरस्कार डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को मिला है और गणित का डॉक्टर अनीश घोष एवं डॉक्टर साकेत सौरभ को। चिकित्सा विज्ञान का डॉक्टर जीमोन पेनिमकल एवं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को और भौतिक विज्ञान का देखें तो डॉक्टर कनक साहा को मिला है। ठीक है, तो ये पुरस्कार CSIR द्वारा दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया गया है और इस सूचकांक को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी जो है सर्फसार्क द्वारा तैयार किया गया है। इस सूचकांक के तहत जीवन की डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले 5 मौलिक स्तंभों के आधार पर जारी किया जाता है। ये क्या है? 5 स्तंभ है: इंटरनेट सामर्थ्य, इंटरनेट गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक सरकार। ठीक है, सूचकांक में देखा जाए तो 110 देशों को शामिल किया गया था और डेनमार्क जो है लगातार दूसरे वर्ष इसमें शीर्ष स्थान पे है और दक्षिण कोरिया और फिनलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। भारत का देखा जाए तो 59 स्थान पे भारत है और 32 एशियाई देशों में भारत को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ATL स्पेस चैलेंज 2021। सितंबर 2021 को अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने इसरो तथा CBSE के साथ मिलकर स्कूली छात्रों में अंतरिक्षीय नवाचार एवं रचनात्मक विकसित करने के दृष्टिकोण से ATL स्पेस चैलेंज 2021 कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्या है? ये ATL स्पेस चैलेंज 2021 जो है वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 के साथ संबंध किया गया है। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान को रेखांकित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। ये चैलेंज देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों, मेंटर और शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। इसमें अटल टिंकरिंग लैब और गैर अटल टिंकरिंग लैब वाले स्कूल भी शामिल किए गए हैं। इसमें चुनौती का जो विषय है वह है
स्पेस, रिच स्पेस, इनहैबिट स्पेस और लिवरेज स्पेस। और यह चैलेंज 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को एक खुला मंच प्रदान करेगा ताकि वे नवाचार के साथ स्वयं डिजिटल युग की अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग। तो अगस्त 2021 को कान्हा झील रिसोर्ट में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है, दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की योजना फेम 1 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। तो 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा करी है। इस मिशन के माध्यम से भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें यह भी देख लीजिए 1 फरवरी 2021 को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च करने की घोषणा करी थी और इसके लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, इसके तहत 2050 तक कुल उत्पादित की जाने वाली हाइड्रोजन का 3/4 भाग जो है नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित होगा। ठीक है, वर्ष 2003 में भारत जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया गया था भारत में। और उल्लेखनीय है कि भारत मिशन इनोवेशन नवीकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन चैलेंज के भागीदार देशों में से एक है। ठीक है, मिशन इनोवेशन 24 क्या है, तो ये मिशन इनोवेशन 24 देशों में एवं यूरोपियन यूनियन की एक प्रमुख वैश्विक पहल है जिसकी घोषणा नवंबर 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों में तेजी लाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वाहन स्क्रैपिंग नीति। अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति शुभारंभ किया है और गुजरात में निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान ऐसा इन्होंने किया है। इस नीति के अनुसार क्या है कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, और वाहन निर्माता स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र नए वाहन खरीदने पर 5% तक छूट दे सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन के पंजीकरण पर 0 शुल्क होगा। राज्य व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए रोड टैक्स पर क्रमशः 25% और 15% तक छूट दे सकता है। पुराने वाहनों के लिए राज्य अतिरिक्त हरित कर लगा सकता है। निजी वाहनों के पंजीकरण शुल्क जो है कि नवीनीकरण में वृद्धि कर सकता है और वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणन के नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि कर सकता है और अनुपयुक्त वाहनों का स्वतः पंजीकरण निरस्त कर सकता है। और इस नीति के अनुसार निम्न वाहनों को छूट दी जाएगी। ये हैं हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, इथेनॉल और एलपीजी जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन और खेत में जो प्रयुक्त होता है ट्रैक्टर, टिलर, हार्वेस्टर, इनको छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जीवाश्म मुक्त इस्पात, ग्रीन स्टील। तो जुलाई 2021 में स्वीडन जो है जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ग्रीन स्टील उत्पादन हेतु जिस तकनीक का प्रयोग किया गया है उसका नाम हाइब्रिड तकनीक है। इस तकनीक का उद्देश्य क्या है कि 2026 की शुरुआत में वाणिज्यिक तौर पर बाजार में जीवाश्म मुक्त स्टील पहुंचाना और औद्योगिक पैमाने पर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। अब नेक्स्ट है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। जून 2021 को ITU के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया है और इसमें ध्यान दिया जाता है 5 स्तंभों पे। ये है कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, समता विकास उपाय, सहयोग संबंधी उपायों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें 193 देश, सदस्य देश और फिलिस्तीन मिलाकर 194 देशों के इस सूचकांक में भारत ने 37 स्थानों के सुधार से 10वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और देखा जाए शीर्ष देश है संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे है, फिर यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब है और इसमें माइक्रोनेशिया, वेटिकन और यमन 0 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है, माइक्रोनेशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉप 500 सूची जारी हुई है। जून 2021 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 की सूची जारी हुई है और इसमें विश्व का सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो फुगाकू है, जापान का। ठीक है,
और ये कहाँ स्थापित है? फुगाकू जो है सुपर कंप्यूटर जो है राइकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस में स्थापित किया गया है। इसमें 3 भारतीय सुपर कंप्यूटर को शामिल किया गया है। देख लीजिए कौन कौन। परम सिद्धि 90 स्थान पे, प्रत्यूष जो है 108वां स्थान मिला है, और मिहिर जो है 188वां स्थान पे पाया है। फुगाकू फर्स्ट पे है, और फिर दूसरे स्थान पे समिट है अमेरिका का। अब आगे बढ़ते हैं। हाइपरसोनिक पवन सुरंग, दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत हाइपरसोनिक पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करा है। यह सुरंग DRDO के हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर में स्थित है। ठीक है। अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश होगा जहां आकार और परिचालन क्षमता के संदर्भ में इतनी बड़ी परीक्षण सुविधा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। शरीर एवं स्वास्थ्य के हैं। शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां हैं, इसके बारे में इसमें देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। ये 27 सितंबर को, ठीक है, डेट भी याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा करी थी, और यह मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी पायलट परियोजना के रूप में लागू किया जा रहा है। इस मिशन का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ पर किया गया है। इस मिशन के तहत नागरिकों की सहमति से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान प्रदान को सक्षम बनाया जा सकेगा। इस मिशन के प्रमुख घटकों में देखें तो प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वास्थ्य ID शामिल है। स्वास्थ्य ID शामिल होगी जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में कार्य करेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने योजना को मंजूरी दी है, और यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू की जाएगी। इसके लिए जो कुल व्यय है वो 1,30,794.90 करोड़ रुपए होगा। और इस योजना के माध्यम से क्या होगा? सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। और ये केंद्र प्रायोजित योजना कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित करेगी। इस योजना से देश भर के जो 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। यह योजना जो है पूर्व में चल रही स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के लिए राष्ट्रीय योजना, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, ये योजना जो है उसी का स्थान लेगी। ठीक है। अब आगे और देखते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, सितंबर 2020 को तेलंगाना के विकाराबाद जिले से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना प्रारंभ किया गया है। इस परियोजना में क्या है कि इस परियोजना के लॉन्च होने के साथ तेलंगाना टीकों से युक्त पेलॉड की आपूर्ति दृश्य सीमा से परे उड़ान शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। और इस योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में दवाएं, टीका और रक्त की आपूर्ति करना है। यह परियोजना तेलंगाना सरकार की पहल पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के सहयोग से चलाई जा रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हृदयाघात शोध हेतु भारत का पहला बायोबैंक बनाया गया है। तो अगस्त 2021 को विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो तिरुवनंतपुरम केरल में है, भारत के पहले हृदयाघात शोध बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। ये भविष्य के उपचारों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में रक्त, बायोप्सी और नैदानिक आंकड़े एकत्र करेगा। और यह बायो बैंक भारतीय बच्चों और वयस्कों में हृदय संबंधी बीमारियों और हृदयाघात के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा, जो पश्चिमी देशों की तुलना में काफी अलग है। यह भारत एवं विदेशों में अनुसंधान की सुविधा भी प्रदान करेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गोवा देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। तो 23 जून 2021 को गोवा रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। अब देख लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूनाइटेड अगेंस्ट रेबीज पहल के माध्यम से विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ वर्ष 2030 तक कुत्तों के कारण रेबीज से मानव मृत्यु को समाप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है। इसी के तहत किया गया है। और रेबीज जो है विषाणु जनित रोग होता है। अब नेक्स्ट है चीन।
मलेरिया मुक्त हो गया है। तो जून 2021 में WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। पिछले 3 दशकों में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चीन जो है WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया है। ठीक है, और इससे पहले भी कई देश हुए हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, दारुसलाम भी शामिल है। ये सब बहुत पहले हो चुके हैं। ठीक है, अब चीन के साथ ही विश्व स्तर पर देखें तो 40 देश और क्षेत्रों को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। ठीक है, हाल में अगर देखें तो अल सल्वाडोर 2021 में भी मलेरिया मुक्त हो गया है, और ये सब भी देश हैं। मेनली रूप से चीन को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की है 2016 से 20, और मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जो है बनाई गई है 2017 से 22। अब आगे देखिए 2DG आयुष 64। मई 2021 में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGGI ने कोविड-19 महामारी की दवा 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज के आपात इस्तेमाल पर मंजूरी दे दिया है। DRDO की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा इसको विकसित किया गया है, इस दवा को। ठीक है, अब आगे देखिए आयुष 64 दवा हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के लिए लाभकारी है। आयुष 64 दवा सप्तपर्ण, कुटकी, चिरायता एवं कुबेराक्ष नामक औषधियों से बनी हुई यह आयुर्वेदिक दवा है। ठीक है, तो ये भी हुआ है। मई 2021 में आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष 64 जो है और काबासुरा कुडिनीर औषधियों के राष्ट्रव्यापी वितरण का अभियान शुरू किया गया है। अब आगे देखते हैं, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया है। तो हाल ही में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन यूनाइटेड किंगडम खोजा गया है, और यूके में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को नाम दिया हुआ है VUI 2020-12-01 है, या इसको B.1.1.7 नाम दिया गया है। और मई 2021 में भारत में भी खोजे गए जो कोरोना वायरस के संस्करण है उसका नाम डेल्टा दिया गया है, B.1.617.2 इसका नाम है, नाम भी याद कर लीजिएगा। और सर्वप्रथम यूके में खोजे गए कोरोना वायरस के, तो इसको अल्फा नाम दिया गया है। ठीक है, यूके में फर्स्ट बार खोजे गए, और दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए बीटा नाम दिया गया है, और ब्राजील में खोजे गए गामा इसको नाम दिया गया है। ये भी देख लीजिएगा थोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये 16 जनवरी का डेट याद रखिएगा 2021। और उल्लेखनीय है कि 2 भारतीय टीका निर्माता कंपनी मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में और मेसर्स भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग को भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा 3 जनवरी 2021 को मंजूरी प्रदान करी गई है। ठीक है, ये मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित रिकॉम्बिनेंट चिंपैंजी एडिनो वायरस वेक्टर कोविड-19 जो टीका है इसको कोविशील्ड, और मेसर्स भारत बायोटेक द्वारा तो किया गया कोवैक्सीन है। ठीक है, जनवरी 2021 में सद्भावना स्वरूप सहयोगी देशों को भारत निर्मित कोविड-19 के टीके प्रदान करने हेतु भारत द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल लॉन्च किया गया था, और भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 के टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है, भूटान बन गया है। कोविड-19 हेतु भारत बायोटेक की एकल खुराक इंट्रानेजल वैक्सीन BBV154 है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कोविड-19 के टीके देशों के द्वारा विकसित किए गए हैं और इसकी खुराक, तो ये टीके का नाम देख लीजिए और देश देख लीजिए। तो फाइबर बायोटेक जो है अमेरिका एवं जर्मनी के द्वारा किया गया है, मॉडर्ना जो है अमेरिका के द्वारा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो है यूके एवं स्वीडन के द्वारा, स्पुतनिक 5 जो है रूस का है, कोरोना वैक जो है चीन का है, सिनोफार्मा जो है वो भी चीन का है, और जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका का है। 1 मिनट, जॉनसन एंड जॉनसन जो है अमेरिका का है, नोवावैक्स किसका है, अमेरिका का ही है, कैंसिनो बायो जो है चीन का है, कोविशील्ड भारत की है, कोवैक्सीन भारत की है। और ये देख लीजिए, ये कोविशील्ड देखिए लिया आपने, कोविशील्ड भारत की है। अब नेक्स्ट आ जाइए, कुछ पर्यावरणीय दिया हुआ है, विज्ञान के बारे में देख लेते हैं।
स्मॉग टावर, तो सितंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार नई दिल्ली में भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर का उद्घाटन किया है। नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या रहा? स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। स्मॉग टावर एक संरचना है जिसे एयर प्यूरिफायर के रूप में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु निर्मित किया गया है। ये कहाँ पे स्थित है? आनंद विहार में स्थित है। 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला स्मॉग टावर डाउन ड्रॉप प्रकार का है, अर्थात इसमें क्या होता है, प्रदूषित हवा जो है टावर के ऊपरी भाग से प्रवेश करती है और निचले भाग से साफ हवा बाहर निकलती है। ठीक है। इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्रण नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अन्य स्मॉग टावर कौन है देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी किया गया है स्मॉग टावर का उद्घाटन, और कनॉट प्लेस नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी के द्वारा भी किया गया है कनॉट प्लेस में। अब आगे बढ़ते हैं। पराग कैलेंडर क्या होता है? तो सितंबर 2021 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ में के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है। यह क्या है? यह भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का प्रथम प्रयास है। ठीक है। अब आगे देख लीजिए। प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व। ठीक है। सितंबर 2021 में तमिलनाडु ने देश में पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना करी है, और इस कहाँ पे किया गया है? तो अधिरामपट्टिनम से अमापट्टिनम तक किया गया है। ये पाक की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के क्षेत्र में विस्तारित है। 500 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। और डुगोंग जो है IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची में, रेड लिस्ट में है, ये सुबेद श्रेणी में आता है। यह स्तनपायी जलीय जीव है। इसे समुद्री गाय के से भी जाना जाता है, समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। और प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है सीसा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति। तो अगस्त 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभियान के पश्चात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है। और जुलाई 2021 में अल्जीरिया सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बना है। ठीक है। इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी और 1970 तक संपूर्ण विश्व सीसा युक्त पेट्रोल का प्रयोग करने लगा था। अब आगे देखते हैं। 4 नए भारतीय रामसर स्थल बनाए गए हैं। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में 4 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्दिष्ट किया है। इस प्रकार भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या कुल हो जाएगी 46। ठीक है। 46 भारत में रामसर स्थल हो गए हैं। और ये जो 4 नए हैं ये कौन कौन है देख लीजिए। गुजरात के 2 हैं, वधवाना आर्द्रभूमि तथा थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, और हरियाणा के इसमें 2 हैं, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। वर्तमान में विश्व भर में देखें तो 2431 है रामसर स्थलों की संख्या। वधवाना आर्द्रभूमि वडोदरा जिलों में है, और ये 100 वर्षों से अधिक पुरानी मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसका जो निर्माण करवाया था वो तत्कालीन बड़ौदा के राजा, नाम था सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा। ठीक है। और थोल झील क्या है? थोल झील गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। यह उतले जल की छोटी झील है जिसमें नर्मदा नहर के साथ साथ वर्षा के माध्यम से जल एकत्र होता है। ठीक है। भिंडवास जो है वन्यजीव अभ्यारण्य मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। ठीक है। यह हरियाणा में है और झज्जर जिले में है, और इसे 1986 में संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया था। अब देखिए सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। ठीक है। इससे पहले अभी 2020 में भारत के सुर सरोवर और लोनार झील को तस्सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। सुर सरोवर कहाँ है? आगरा में है, और लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। अब आगे देखिए, इसमें भारत में स्थित रामसर स्थल दिया हुआ है, कुल 46 हैं और इसमें दिया हुआ है। तो देख लीजिए कौन कि कहाँ पे है, ये देख लीजिए। अष्टमुद्री जो है आर्द्रभूमि केरल में है, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है, भोज जो है आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, दीपोर बिल असम में है, पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि जो है पश्चिम बंगाल में है। इसमें से ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे, कुछ ही होगा जो आपको याद करने की जरूरत होगी। हरिके झील जो है पंजाब में है,
होकेरा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कांजली है पंजाब में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील है मणिपुर में। नल सरोवर है गुजरात में। पॉइंट केलीमर वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका आर्द्र भूमि जो है हिमाचल प्रदेश में है। रोपड़ पंजाब में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। इसी तरह सब दिए हुए हैं, इसको भी देख लीजिएगा। सांबर झील जो है राजस्थान में है और सास्थमकोटा केरल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। इसी तरह इसको आप देख लीजिए वीडियो पॉज करके, या आपको याद भी होगा ये सारे। जो इस बार रामसर स्थल में 4 नए शामिल हुए हैं उसको याद रख लीजिएगा, ये ज़्यादा जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने यहाँ चीन के फुजोई में संपन्न हुआ है इसकी 44वीं वार्षिक बैठक, और इसमें 34 नए स्थल को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और भारत का इसमें देख लीजिए, इसमें ब्रिटेन की जो लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी है उसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा उससे छीन लिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें देख लीजिए भारत के 2 नए स्थलों रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है और सौंधव स्थल धौलावीरा गुजरात में है, इसको विश्व धरोहर के दर्जा दिया गया है। रामप्पा मंदिर को भारत का 39वां और धौलावीरा जो है 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित हो गया है। अब इसी के साथ भारत जो है सुपर 40 के क्लब में अपनी जगह बना लिया है। भारत में देखा जाए तो कुल 40 स्थलों में 32 जो है स्थल सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देख लीजिए थोड़ा सा कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो रामप्पा मंदिर है ये तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में है, और इसका जो इस मंदिर का निर्माण काकतीय शासक गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र के द्वारा कराया गया था। और इसमें देखा जाए तो मुख्य मूर्तिकार रामप्पा था और इसी के नाम पे इस मंदिर का नाम रामप्पा मंदिर रखा गया है। ठीक है, यहाँ के स्थापित देवता है रामलिंगेश्वर स्वामी। ठीक है, तो इसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं, रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मार्को पोलो ने इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा है। ठीक है, अब देख लीजिए विश्व धरोहर में शामिल होना धौलावीरा के बारे में। तो धौलावीरा जो है सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर था है मतलब, और ये कहाँ पे है? कच्छ के महान रण में स्थित है और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। और गुजरात के अन्य विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्व पार्क और रानी की वाव, ये सभी हैं। चलिए अब इसमें देख लीजिए कि रोमानिया के रोसिया मोंटाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची के साथ साथ संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। 14 बाघ अभ्यारण्यों को सीए या टीएस की मान्यता दी गई है। तो 29 जुलाई 2021 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 14 बाघ अभ्यारण्यों को सीएटीएस की मान्यता दी गई है। और ये 14 जो है वो देख लीजिए। बाघ अभ्यारण्य जो है मानस काजीरंगा ओरंग असम में है। सतपुड़ा कान्हा पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पेंच जो है महाराष्ट्र में है। वाल्मीकि बिहार में है। दूधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। परम्बिकुलम जो है केरल में है। मुदुमलाई और अन्नामलाई तमिलनाडु में है। बांदीपुर और बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, और 3 स्थलों को सीएटीएस की मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। ये है लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड, रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड, 24 परगना वन प्रभाग पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 14 बाघ अभ्यारण्यों से पूर्व इनको दिया गया था सीए और टीएस के लिए। ठीक है, इसमें 13 टाइगर रेंज देश दिया हुआ है। देख लीजिए वीडियो को पॉज कर कौन कौन से टाइगर रेंज देश हैं ना। और आगे अब हम लोग देखते हैं। अब मगरमच्छ संरक्षण देख लीजिए। 29 अगस्त 2021 को केंद्रपाड़ा ओडिशा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां देश में पाई जाने वाली मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए भारत में पाई जाने वाली मगरमच्छ की 3 प्रजातियां कौन है? घड़ियाल है, मगर है और खारे पानी का मगरमच्छ है। ये 3 है। अब सीएटीएस क्या होता है ये देख लीजिए। तो सीएटीएस बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र या स्थल के लिए एक स्वैच्छिक स्वतंत्र योजना है। ठीक है, यह एक ऐसा वैश्विक रूप से स्वीकार संरक्षण साधन है जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक निर्धारित करता है। ठीक है,
और CATS वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुनी करने का वैश्विक लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में देखें तो 13 में से 7 टाइगर रेंज देशों बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, मलेशिया, नेपाल और रूस द्वारा इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डीप ओशन मिशन क्या है? तो जून 2021 में डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी गई है। यह मिशन 5 वर्ष के लिए है, 2021 से 26 के लिए चरणबद्ध रूप में लागू होगा और इसकी लागत जो है 4077 करोड़ रुपए है। इसका पहला चरण 3 वर्षों के लिए होगा और ये क्या है? यह एक बहुस्तरीय बहुविषयक कार्यक्रम है। ठीक है, यह केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है और इसका प्रस्ताव जो किया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। डीप मिशन के तहत क्या है कि 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु एक मानव युक्त पनडुब्बी का विकास किया जाएगा। और अभी तक देखा जाए तो कुछ चुनिंदा देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस और चीन ही ऐसे प्रौद्योगिकी से लैस हैं। ठीक है, डीप ओशन मिशन महासागरीय संसाधनों के माध्यम से भारत का $100 बिलियन से अधिक की ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। ठीक है, और फरवरी 2019 में भारत सरकार के जो विजन न्यू इंडिया 2030 है उसमें भी ब्लू इकोनॉमी को समृद्धि के 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना गया है। अब नेक्स्ट है डिजिटल ओशन। दिसंबर 2020 को महासागर डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल ओशन है। ठीक है, और डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है UNFF16 क्या है? तो अप्रैल 2021 पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का 16वां सत्र आयोजित हुआ है। इसकी रणनीतिक योजना 2017 से 2030 की समीक्षा के दौरान हुई है। इसकी जो रणनीतिक योजना है 2017 से 2030 तक है और इसमें क्या लक्ष्य है? 6 वैश्विक वन लक्ष्य तथा 26 संबंध लक्ष्य हैं इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। वैश्विक वन लक्ष्यों के तहत विश्व भर में वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि प्रस्तावित है। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। ठीक है, तो यह 106 देशों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है और यह मार्च 2021 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी जो है IQ एयर द्वारा जारी किया गया है। इसमें शीर्ष 3 स्थान बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत हैं और इसमें विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है नई दिल्ली है और विश्व के 30 प्रदूषित शहरों में भारत के जो हैं 22 शहर इसमें शामिल हैं और दक्षिण एशिया के 5 सबसे प्रदूषित शहर देखें तो इसमें गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, भिवांडी और नोएडा है। तो इसमें गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आते हैं प्लेटिपस अभ्यारण्य। मार्च 2021 को ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों द्वारा प्लेटिपस के लिए विश्व का प्रथम अभ्यारण्य स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, ये इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर दूर अर्ध जलीय जीवों के लिए विशेष सुविधा तालाब स्थापित किए जाएंगे। इसमें 65 प्लेटिपस रखे जाएंगे। ठीक है, यह क्या है? तो यह समानता अंडे देने वाला एक जहरीला स्तनधारी जीव है और इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकट ग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु सरकार ने 5वें बाघ अभ्यारण्य की घोषणा करी है और इस अभ्यारण्य का क्या नाम है? श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई। यह देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, और ये जो है सफ़ेद विशाल गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य और मेघामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य को सम्मिलित कर इस बाघ अभ्यारण्य का सृजन किया गया है। ठीक है, तो इनको सम्मिलित करके बनाया गया है। श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य इसका नाम है और इससे पहले अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया था और वो भारत का 50वां बाघ अभ्यारण्य था। ठीक है, अब तमिलनाडु में देख लीजिए एक बार कि बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु का ये 5वां है, देश का 51वां है। ये देख लीजिए। नवीनतम बाघ गणना के अनुसार 2018 में भारत में जो है बाघों की संख्या 2967 है और सबसे ज़्यादा देखें तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ दर्ज किए गए हैं और सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है जिनकी संख्या 6 है। नेक्स्ट है 40वां भारतीय अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान
जनवरी 2021 को भारत के 40वें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभियान का शुरुआत किया गया है। ये अभियान दक्षिणी सफेद महाद्वीप के लिए देश के वैज्ञानिकों के 4 दशकों के प्रयास का प्रतीक है। ठीक है, और इस अभियान को मोरमुगांव बंदरगाह गोवा से रवाना किया गया और इसके तहत चार्टर्ड आइस क्लास पोत एमी वासिली गोलोवनिन अंटार्कटिका के 30 दिनों की यात्रा पर रवाना हुआ। ठीक है, इस अभियान में शामिल भारतीय दल 27 फरवरी 2021 को भारती तथा 8 मार्च 2021 को मैत्री स्टेशन पहुंच गए। ठीक है, भारती और मैत्री कौन सा क्या है, तो अंटार्कटिका में भारत के 2 अस्थायी अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, 94 दिनों में लगभग 12,000 नॉटिकल मील की दूरी पूरी करने के पश्चात 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान 10 अप्रैल 2021 को केप टाउन लौट आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक घोषित। तो लक्षद्वीप भारत का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां 100% जैविक खेती हो रही है। ठीक है, इसकी घोषणा 1 नवंबर 2020 को किया गया था, लक्षद्वीप के स्थापना दिवस पे किया गया था। इससे पहले सिक्किम को भारत के साथ साथ विश्व का पहला ऐसा राज्य घोषित किया गया था जो पूर्णतः जैविक खेती करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया। ठीक है, तो अखिल भारतीय तेंदुआ आकलन जारी किया गया है, इसमें 2018 के अनुसार है। तो इसमें क्या है कि 2014 के पिछले अनुमान की तुलना में देश में जो है तेंदुओं की संख्या 62% बढ़ गई है और भारत में कितना है ये 12,852 तेंदुए हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या है 316 और पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण कार्य योजना। नवंबर 2020 को गिद्ध केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण हेतु गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 शुभारंभ किया है और इसमें गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र के लिए 8 अलग अलग स्थानों पर लागू किया जाएगा इसको, और इसमें 2 स्थान जो है उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके 4 बचाव केंद्र भी प्रस्तावित किए गए, जैसे उत्तर में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद। नेक्स्ट है पन्ना विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो अक्टूबर 2020 को विश्व के 18 देशों में स्थित 25 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है। अब तक विश्व के 129 देशों में स्थित 714 जैव मंडल अभ्यारण्य को विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए भारत का पन्ना जैव मंडल जो है अभ्यारण्य भी उन 25 नए स्थलों में शामिल हो गया है जिन्हें विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और यह भारत का 12वां स्थल है जिसे दिया गया है। पन्ना जैव मंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिले में विस्तृत है। ठीक है, पन्ना जैव मंडल अभ्यारण्य के अंतर्गत 3 संरक्षित क्षेत्र आते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, गंगऊ सैंक्चुरी तथा केन घड़ियाल सैंक्चुरी आता है। अब इसमें देख लीजिए कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित खजुराहो भी पन्ना जैव मंडल अभ्यारण्य क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है। भारत सरकार, वो तो विश्व का था, अब देख लीजिए भारत सरकार के द्वारा, तो भारत सरकार द्वारा देश भर में 18 जैव मंडल अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, जिसमें 12 यूनेस्को के विश्व जैव मंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो ये देख लीजिए भारत के जैव मंडल अभ्यारण्य, ठीक है, नाम है और राज्य देख लीजिए, और इसमें जो स्टार लगा है उन्हें विश्व में शामिल करा गया है, विश्व के जैव मंडल में। एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ये सभी कहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए, ये तो बेसिक का है तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा बहुत, इसीलिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट आते हैं फिशिंग कैट, चिल्का झील की एम्बेसडर बनी है। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून तथा भारत के सबसे पुराने रामसर स्थल चिल्का झील की राजदूत होगी फिशिंग कैट। ठीक है, फिशिंग कैट भारत में एकमात्र जंगली बिल्ली की प्रजाति है और चिल्का झील के आसपास पाई जाती है। अब आगे देखते हैं अस्थायी जैविक प्रदूषकों पर प्रतिबंध। तो स्टेक होम अभी समय के तहत सूचीबद्ध 7 रसायनों को प्रतिबद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये जो रसायन है स्टॉक
होम अभियान के अंतर्गत पहले से ही चिर स्थायी जैविक प्रदूषकों के रूप में सूचीबद्ध है। ये देख लीजिए कौन कौन से 7 रसायन हैं। क्लोरडिकोन, हेक्साब्रोमो बाइफेनिल, इसको भी आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो अक्टूबर 2020 को आयोजित ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल जूरी में 2020-21 सत्र हेतु दक्षिणी गोलार्ध के 157 स्थलों को दिया गया है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। ठीक है, इसमें देखा जाए तो विश्व के 49 देशों के 4820 स्थलों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। इसमें देख लीजिए कैरेबियन, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं हिंद महासागर क्षेत्र के 9 देशों के 126 समुद्र तट, 16 बंदरगाह तथा 15 पर्यटन नौकाएं भी शामिल है। यह पहला अवसर है जब भारत एवं चिली के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अक्टूबर 2020 में यूनेप, UNWTO, यूनेस्को, FEE जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों से लैस अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जूरी द्वारा भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, जो 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये देख लीजिए कौन कौन सा तट है। तो ये शिवराजपुर है द्वारिका गुजरात, घोघला जो है दीव में, कासरकोट कर्नाटक में, पदुबिद्री कर्नाटक में, कपड़ जो है केरल में, रूसीकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन जो है पुरी में और राधानगर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और ये देख लीजिए कि भारत को यह उपलब्धि पहले ही प्रयास में हुई और अभी तक किसी देश के 8 समुद्र तटों को एक साथ ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, और यह पहला देश है एशिया प्रशांत क्षेत्र का जिसने केवल 2 वर्षों के प्रयासों के पश्चात यह उपलब्धि हासिल की। भारत के ये ब्लू फ्लैग समुद्र तट शून्य अपशिष्ट और शून्य प्रदूषण की अवधारणा के आधार पर विकसित किए गए हैं। इस प्रकार भारत में देखें तो ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो अब 10 हो गई है। 2 नए कौन से हैं, ये कोलम तमिलनाडु का है और ईडेन जो है पुडुचेरी का है। ठीक है, तो ये 2 नए समुद्र तट है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। अब आगे देखते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है। विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट ये समझे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब रक्षा से संबंधित है, चलिए देख लेते हैं रक्षा विज्ञान से संबंधित। इसमें फर्स्ट है INS ध्रुव की तैनाती। तो विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसैनिक पोत ध्रुव को आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल कर लिया है। तो INS ध्रुव जो है भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एवं समुद्री निगरानी पोत है। और इस प्रकार भारत देखा जाए तो ऐसी नौसैन्य क्षमता से लैस चुनिंदा देशों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस की श्रेणी में शामिल हो गया है। इस पोत को VC-11184 कोड नाम दिया गया है, इस नाम से विकसित किया गया। अब नेक्स्ट है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसका भारतीय देख लीजिए फिर से कि सितंबर 2021 को DRDO ने भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की पहली इकाई जो है जैसलमेर राजस्थान को सौंपा है। ठीक है, और इसका विकास DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। यह मिसाइल मध्यम दूरी पर किसी भी संभावित लक्ष्य जैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल तथा UAV को ध्वस्त करने में सक्षम है। ये 4.5 मीटर लंबी है। 2 मैक की गति वाली यह मिसाइल 70 किलोमीटर के प्रयास में एक साथ अनेक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। नेक्स्ट है हंस NG। ये क्या है, ये नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान है। ठीक है, तो सितंबर 2021 को हंस NG है विमान की प्रथम उड़ान सफल हो गई है। इसने 4000 फीट की ऊंचाई प्राप्त करी और ये हंस जो है हंस विमान की प्रथम उड़ान 1993 में संपन्न हुई थी। ये क्या है देख लीजिए, तो हंस NG जो है एक 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान है और यह हंस NG जो है हंस प्रशिक्षक विमान का उन्नत संस्करण है जो 1993 में पहली उड़ान भरी थी। नेक्स्ट आते हैं चैफ प्रौद्योगिकी। तो DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने हेतु चैफ प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। जोधपुर स्थित DRDO की रक्षा प्रयोगशाला ने DRDO की पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से इसका विकास किया है। चैफ ये क्या, यह इंफ्रारेड और रडार खतरों के खिलाफ निष्क्रिय जैमिंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। DRDO ने जुलाई 2021 को उड़ीसा तट स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल जो है सफल परीक्षण किया है
और 25 जनवरी 2021 को इसका प्रथम सफल परीक्षण किया गया है। आकाश एनजी नई पीढ़ी का आकाश एनजी जो है मिसाइल आकाश और आकाश IS श्रृंखला की मिसाइल है। यह मिसाइल दोहरे प्लस ठोस ईंधन रॉकेट मोटर एवं एक कनस्तरकृत लॉन्चर और एक एईसा रडार से युक्त है। इसकी जो आकाश मिसाइल का वजन है 350 किलोग्राम है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये 80 किलोमीटर दूर तक स्थित शत्रु के लड़ाकू विमानों को चिन्हित कर लेती है। अब आकाश प्राइम क्या है? तो सितंबर 2021 को DRDO द्वारा आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का उड़ीसा तट से स्थित चांदीपुर के से सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोककर उसे नष्ट कर दिया। तो आकाश प्राइम को इसकी सटीकता में सुधार के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर से लैस किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। MP-ATGM का सफल परीक्षण हुआ। ये क्या है? तो DRDO ने मानव द्वारा वहनीय टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह एक मानव द्वारा वहनीय लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया है और इसके तहत मिसाइल ने लक्षित टैंक पर सीधा हमला किया और उसे पूर्ण परिशुद्धता के साथ ध्वस्त कर दिया। ये कम वजनी है, स्वदेश विकसित है और दागों एवं भूल जाओ की श्रेणी में शामिल है। अब आगे देखते हैं। अग्नि P प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। तो DRDO द्वारा ओडिशा के बालासोर में स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता वाला बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल उच्च स्तरीय सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को भेदने में सफल रही है। ये अग्नि P जो है अग्नि श्रेणी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलों का आधुनिक संस्करण है। इसकी क्षमता मारक क्षमता जो है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। ठीक है। अब आगे देखिए। INS राजपूत सेवा मुक्त। तो भारतीय नौसेना ने पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसका निर्माण जो हुआ था तत्कालीन USSR में किया गया था। ठीक है। INS राजपूत भारतीय थल सेना की राजपूत रेजिमेंट से संबंध होने वाला भारतीय नौसेना का पहला पोत भी था और इसका आदर्श वाक्य जो है राज करेगा राजपूत। नेक्स्ट है INS करंज नौसेना में शामिल हुआ है। तो ये INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये भारतीय नौसेना हेतु निर्माणाधीन कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला में तीसरी पनडुब्बी है। ठीक है। INS करंज जो है ये 6 पनडुब्बियां जो थी कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर हैं। अब आगे आइए। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को भारतीय सेना को सुपुर्द किया है। ये जो है मार्क 1A संस्करण स्वदेशी रूप से विकसित है। फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कर्ट सैबोट प्रणाली से लैस है। ठीक है। इस टैंक को खास करके रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार किया गया है और ये गोला बारूद को तीव्र गति ऊर्जा से फेंकने में सक्षम प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट है अस्मी स्वदेशी पिस्तौल। तो ये अस्मी नामक पिस्तौल को भारतीय थल सेना के इनोवेशन डिस्प्ले इवेंट में प्रदर्शित किया गया और ये भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारतीय थल सेना द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। और ये जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पिस्तौल का विकास एवं निर्माण कार्य केवल 4 महीने। इस पिस्तौल का नाम अस्मी क्यों रखा गया है? इसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम और यह मशीन पिस्तौल 9mm गोली दाग सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं। मिशन सागर 3। तो दिसंबर 2020 को भारतीय नौसैनिक पोत INS किल्टान 15 टन मानवीय सहायता एवं आपदा रहित सामग्री को लेकर कंबोडिया के सिहानो कबीले बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है। भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन सागर के तृतीय चरण के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित कंबोडिया एवं वियतनाम को सहायता एवं राहत सामग्री प्रदान की गई। मिशन सागर 3 जो है भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन सागर का ही विस्तार है और इसके अंतर्गत भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने में मित्र राष्ट्रों को सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है। मिशन सागर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों के साथ भारतीय नौसेना के समन्वय द्वारा संचालित है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ICGS सक्षम का जलावतरण हो गया। तो दिसंबर 2020 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सक्षम जलावतरण संपन्न किया गया।
मिशन सागर 4 क्या है? मार्च 2021 को मिशन सागर 4 के अंक के रूप में भारतीय नौसैनिक पोत जलाश्व एहो हाला बंदरगाह मेडागास्कर पहुंचा है। ठीक है, ये पोत ने यहाँ 1000 मीट्रिक टन चावल तथा 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट की आपूर्ति करी है। और एक और है, मिशन सागर के तहत ही INS ऐरावत जो है 10 तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन कंटेनर की आपूर्ति 24 अगस्त 2021 को जकार्ता इंडोनेशिया के ताजुंग प्रियोक बंदरगाह पहुंचा। अब आगे देखिए, और अगस्त 2021 को INS ऐरावत ने हो ची मिन सिटी बंदरगाह भी पहुंचा। तो ये ऐरावत INS ऐरावत जो है थाईलैंड भी पहुंचा, चटगांव साहब। ये देख लीजिए फिर से, सितंबर 2021 को भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री जो था, ये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के साथ चटगांव बांग्लादेश पहुंचा। अब नेक्स्ट है सिटमैक्स 20। तो नवंबर 2020 के मध्य भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के मध्य त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिटमैक्स 20 कहाँ संपन्न हुआ? अंडमान सागर में। ठीक है, ये द्वितीय संस्करण था, पहला संस्करण पोर्ट ब्लेयर में हुआ था और इसकी जो मेजबानी है सिंगापुर ने करी है। नेक्स्ट है पिनाक रॉकेट प्रणाली का उन्नत संस्करण। तो नवंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इसका उन्नत संस्करण सफल परीक्षण किया। उड़ीसा तट के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका किया गया। अब आगे देखते हैं, पिनाक एक मुक्त उड़ान वाली बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। ठीक है, इस प्रणाली के तहत रॉकेटों को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दागा जाता है और भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इसकी जो मारक क्षमता है, DRDO द्वारा विकसित पिनाक मार्क 1 है, प्रणाली की जो मारक क्षमता है 34 से 48 किलोमीटर है और पिनाक 2 की मारक क्षमता जो है 60 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं, नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण हुआ है अक्टूबर 2020 को। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा पोखरन फायरिंग रेंज में तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस मिसाइल को नाग मिसाइल वाहक प्रक्षेपित किया गया। ये दिन और रात दोनों स्थितियों में अत्यधिक सुदृढ़ दुश्मन टैंकों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, यह समग्र प्रतिक्रियाशील कवच से लैस सभी मुख्य युद्धक टैंकों को नष्ट करने के लिए एक पैसिव होमिंग गाइडेंस उपकरण के साथ साथ दागों और भूल जाओ एवं उच्च हमले की क्षमताओं से लैस है नाग। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये ओडिशा तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेश निर्मित स्टैंड ऑफ टैंक रोधी मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये हवा से सतह में मार करने वाली है और DRDO के द्वारा विकसित की गई है। DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित की गई। यह मिसाइल हेलिना का उन्नत संस्करण है, दागो और भूल जाओ की मिसाइल है ये। इसकी मारक क्षमता 15 से 20 किलोमीटर है। नाग श्रेणी की अन्य मिसाइलों की अपेक्षा यह मिसाइल लंबी दूरी से लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। अब ब्रह्मोस का नौसैनिक संस्करण, तो अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और यह पुनः भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है और ये DRDO और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका नाम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ये किसी भी मौसम में दिन या रात के समय थल, जल और हवा तीनों में ही प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, और सबसे 2.5 टन वजन के साथ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर तैनात होने वाला सबसे भारी हथियार है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता जो है 290 किलोमीटर है। अब स्वदेशी बूस्टर से युक्त ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण 30 सितंबर 2020 को ओडिशा के बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। ये जो ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की अधिकतम गति है 2.8 मैक और मारक क्षमता जो है 400 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मोस के वायुसेना का सेना संस्करण का परीक्षण किया गया है सुखोई 30 MKY का और ये पंजाब स्थित एक एयर बेस से उड़ान भरकर बंगाल की खाड़ी में एक पोत पर ब्रह्मोस मिसाइल से सटीक निशाना लगाया। ये इस दौरान मिसाइल दागने से पहले हवा में ही विमान में ईंधन भरा गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं रुद्रम
ये क्या है, विकिरण रोधी स्वदेशी मिसाइल है, उड़ीसा तट के निकट ह्यूलर द्वीप पर इसका रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया है। यह पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है जिसका अर्थ है रुद्रम है इसका नाम, और इसका अर्थ है दुखों का निवारक। ठीक है, अब आगे देखिए, रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ ने लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम स्वदेशी प्रोटोटाइप ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है, और यह ड्रोन जो है लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 8 घंटे तक उड़ान भरता रहा। रुस्तम जो है डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं हेतु विकसित किया जा रहा मानव रहित विमान है ये। ठीक है, रुस्तम के 3 प्रमुख संस्करण है, रुस्तम 1, रुस्तम आई है, एच है और 2 है। तो इसमें फिर से देख लीजिए, रुस्तम 1 ही है, ये रुस्तम एच है और रुस्तम 2 है। नेक्स्ट आते हैं अब युद्धाभ्यास आ जाइए, प्रमुख युद्धाभ्यास जो हुए हैं भारत और विभिन्न देशों के बीच देख लीजिए। तो सिम्बेक्स 2021 जो है भारत सिंगापुर के साथ हुआ है, ये नौसैन्य अभ्यास है दक्षिण चीन सागर में। अभ्यास इंद्र 2020 में हुआ है, भारत रूस के साथ सैन्य अभ्यास है, रूस में हुआ। कांजीत 2021 भारत कजाकिस्तान सैन्य अभ्यास है, आयशा बीबी कजाकिस्तान में हुआ है। जायद तलवार जो है 2021 भारत संयुक्त अरब अमीरात में नौसैन्य अभ्यास है, और यह अबू धाबी के तट पर हुआ है। ठीक है, मालाबार 20 प्रथम चरण का भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान के बीच हुआ है नौसैन्य, और ये फिलीपींस सागर में हुआ था। कोंकण अभ्यास भारत ब्रिटेन के साथ इंग्लिश चैनल में हुआ है, नौसैन्य अभ्यास है ये। अल मोहिद अल हिंदी 2021 भारत और सऊदी अरब के साथ हुआ है नौसैन्य अभ्यास। कॉर्पेट एक्सप्रेस जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, और नौसैन्य अभ्यास है हिंद महासागर में हुआ है। इंडो थाई कॉर्पेट जो है थाईलैंड और भारत के बीच अंडमान सागर में, ये भी नौसैन्य अभ्यास है। पैसेज अभ्यास भारत और यूएसए के बीच हुआ है, नौसैन्य अभ्यास है, हिंद महासागर में हुआ है। ऑपरेशन पैंजिया ये इंटरपोल द्वारा भारत सहित 92 देशों में भाग लिया। ऑपरेशन समुद्र सेतु दूती क्या है, दूसरा है ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है, ये कोविड-19 राहत अभियान है। पैसेज अभ्यास इंडोनेशिया और भारत के बीच हुआ है, दक्षिण अरब सागर में हुआ है। वरुण देखें तो वरुण 21 जो है भारत फ्रांस में हुआ है, अरब सागर में नौसैन्य अभ्यास है। ऑपरेशन खंजर ये भारत किर्गिस्तान में, बिश्केक किर्गिस्तान में। वज्र प्रहार भारत यूएसए के बीच कहाँ हुआ है, हिमाचल प्रदेश में बकलोह जगह में हुआ है। 10 तिल्क द्वितीय भारत उज्बेकिस्तान के साथ रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है, सैन्य अभ्यास है ये। ऑपरेशन संकल्प भारत बहरीन नौसैन्य अभ्यास है, भारत की खाड़ी में। डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में हुआ है। ठीक है, वायु सैन्य अभ्यास है ये। और ऑपरेशन सर्द हवा ये भारत सीमा सुरक्षा बल का है, और ये राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। स्लीनेक्स 20 भारत और श्रीलंका के बीच नौसैन्य अभ्यास है, त्रिंको माली श्रीलंका में हुआ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ICGS कनकलता बरुआ तटरक्षक बल में शामिल हुआ है। तो ये कनकलता बरुआ को कोलकाता में औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर दिया गया है। अब ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करेंट अफेयर कंप्लीट हो गया। अब एक संक्षिप्त का वीडियो और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करेंट अफेयर है वो आ जाएगा। चलिए तो अब अगले वीडियो मिलते हैं।